Hello, the future officers. Myself Drishti Goyal and I welcome you to yet another session of SSB Crack Talks. So आज हम बात करने वाले हैं गुरसिमर के साथ, जो ऊना के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं और जानेंगे कि कैसे उन्होंने रिकमेंडेशन का ये सफर तय किया. So let's welcome Mr. Gursimar, who has cleared CDS written thrice, been to conferences also 3 times, and finally got recommended in his third and the final attempt, and is going to join the Officers Training Academy, Chennai, very soon. Hi, Gursimar. How are you? I am fine, ma'am. How are you? I am also fine, and many congratulations that you finally made it in your third attempt. Thank you so much, ma'am. How are you feeling? I am feeling quite good now. Like at last, in my final attempt, I got in. Like it's like hitting the bullseye. Okay, tell us some. हाँ बोलो. They say third time the charm, and the charm worked for me. Very good, dear. Okay, tell us something about yourself. Okay, so my name is Gursimar, and I'm from a place known as Una, that is in Himachal Pradesh. I did my schooling from Una itself, and later on I moved to Chandigarh for my college. I'm a major in commerce. I did my BCom from GGDSD College, and I also got involved in many sports and extracurricular activities ranging from football, fencing, cricket, and different debating competitions, poem recitation competitions, company formation programs, etc. and etc. This was my third attempt. I have been conferenced out in my past 2 attempts, and I got in this time. Okay, how was you motivated for army? वैसे भी कॉमर्स वाले तो कम ही जाते हैं डिफेंस की तरफ, तो वो मोटिवेशन कहाँ से था? एक्चुअली जब तक मैम वहाँ पे था, मैं कॉलेज में था, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था करना क्या है. तो उस टाइम पे कॉलेज में गए तो थोड़ा देख रहा था कि क्या करना है, तो मुझसे क्लास में एक तो बैठा नहीं जाता था ठीक के. अगर अभी भी चेक कर लोगे तो मेरी अटेंडेंस बहुत कम होगी, 5-7% से ऊपर कभी गई नहीं अटेंडेंस मेरी. तो उसके बाद फिर मैंने सिविल्स की तैयारी करनी स्टार्ट करी. तो कुछ 3-4 महीने मैंने दिए, दिन में मतलब 12-12 घंटे भी सिटिंग दी, लेकिन फिर भी वो बोर हो गया. वो बहुत पेशेंस चाहिए, उस पर इतनी पेशेंस भी नहीं है. तो फिर मतलब जब फाइंड आउट किया अपने आप को, तो इस साइड पे थोड़ा सा ज्यादा एज लगा मुझे, तो फिर प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करी. तो या आई गॉट इन. Also, after your graduation, you took gap year, right? 1 या 2 साल का गैप लिया आपने? नहीं मैम, गैप ईयर एज सच नहीं था, वो प्रेपरेशन कर रहा था उसी चक्कर वही में. वही मतलब you were not doing any kind of job, you were just preparing, no? या हाँ जी, हाँ, वो तो फिर थोड़ा वो आपने कैसे जस्टिफाई करा? एसएसबी में पूछा होगा आपको. एक्चुअली जो थर्ड अटेम्प्ट थी उसमें तो पूछा ही नहीं गया. उस टाइम पे जॉब स्टार्ट कर दी थी, कुछ 13 दिन की जॉब है मेरी. 13 दिन का एक्सपीरियंस है. पर उससे पहले जब पूछते थे तो यही बोल रहा था कि वो हो रहा है कि अपनी प्रेपरेशन कर रहा था, और पेरेंट्स नहीं करने दे रहे थे दरअसल जॉब. प्लेस था, मैं कॉलेज से डायरेक्ट प्लेस हो गया था, पर पेरेंट्स ने ज्वाइन ही नहीं करने दी कि नहीं अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दे तो अपने गोल्स को अचीव कर. सो तो डू हाँ, यू उनका थिंक हाँ इट इज ओके कि आप सिर्फ घर पे रह के प्रिपेयर कर लो, या फिर यू शुड बी डूइंग समथिंग विद अलोंग विद योर प्रिपरेशन एज वेल? मतलब आपके एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है? मैम आई थिंक यू शुड हैव समथिंग, लाइक यू शुड डू समथिंग. वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है हमें कि उस तरफ देखेंगे. अगर मतलब जॉब कल्चर है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. वहाँ पे फ्रीडम ज्यादा होगी, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, लोगों से डायरेक्ट डील करना पड़ता है आपको. लेकिन अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में देखें तो थोड़ा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप कुछ मिस्टेक करते भी हैं तब भी कोई ना कोई आपको बचाने के लिए होता है. पर अगर कुछ आप बेटर सीखना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो जॉब इज द मस्ट आई थिंक. ओके, अच्छा. अभी जैसे यू वर देयर इन आवर ऑनलाइन बैच, राइट, एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स. आप जून बैच में आपने ज्वाइन किया, टिल देन यू आर एसोसिएटेड विद एसएसबी क्रैक एग्जाम्स. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स यू हैव सीन इन योरसेल्फ आफ्टर जॉइनिंग द एसएसबी क्रैक प्रोग्राम ऑफ एसएसबी ऑनलाइन कोचिंग व्हाटएवर? आई रिमेम्बर जब मैंने पहला मॉक इंटरव्यू दिया था, तब फीडबैक्स थे कि मतलब बहुत ईगोइस्टिक है, ह्यूमिलिटी नहीं है. तो आई थिंक आई हैव बीन मोर हम्बल आफ्टर माय like 2 conference out. So I have become more humble kind of person. And I have become a happy go lucky kind of guy. Previously if someone would be interviewing me, I won't even smile at him, I would be giving a straight face only. So yeah, I have become more social. I got a friend circle, like those, everyone was like minded. So yeah, they have been a great help also. राइट, क्योंकि पहले दिन से ऐसा तो लग ही रहा था कि गुरसिमर विल मेक इट, है ना, बट समझ नहीं आया था कि कब होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था प्रीवियस अटेम्प्ट में भी. वो भी बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे भी, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट देयर.
यस मैम। Right. So how you analyze your previous performances, which could help you in improving for your final one? सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि Hmm. मैं ऐसा एनालाइज करने वाला पर्सन हूँ नहीं कि मैं क्या करता हूँ। मैं बस देखता हूँ कि मतलब पिछली बार क्या कर रहा हूँ तो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरी 3 कॉन्फ्रेंसेज हैं तो मैं मतलब Hmm. स्क्रीन आउट नहीं हुआ हूँ, तो मुझे पता था कि स्क्रीनिंग के लिए मैं ये पैटर्न फॉलो करता हूँ और इसे वेवर नहीं करना है, कि ये चीज मेरे लिए फिक्स हो गई, ये काम कर गई है तो इसे वेवर नहीं करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो सेकंड फेज में हो रही थी। तो अगर सेकंड फेज पे जाते टाइम मैं वहां पे चेंजेस करके देख रहा था, फर्स्ट टाइम पे कुछ चेंज किया, सेकंड पे कुछ चेंज किया, थर्ड पे कुछ चेंज किया, तो थर्ड टाइम पे वो खुद ही हो गया जो Okay. So third time में finally क्या ऐसा change था, which worked wonders for you? जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है, जो पहले 2 अटेम्प्ट थे वहां पे मैं कुछ भी कर रहा था तो ये सोच के कर रहा था कि असेसर मेरे इस मूव को कैसे ट्रीट करेगा, वो क्या समझेंगे इस मूव से। लेकिन जो थर्ड अटेम्प्ट था वो थोड़ा फ्री माइंड होके दिया मैंने कि ये उनका काम है, उनका काम उन्हें करने दो और अपना काम मैं खुद करता हूँ। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज हुई। So यही चेंज था, और तो basically कुछ नहीं। overthink को जेब में डाल के गए अब हाँ की जी बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट, ओके। अभी जैसे आपने बोला कि यू हैव नेवर गॉट स्क्रीन्ड आउट, है ना, आप 3 बार गए, तीनों बार यू रीच्ड टिल द कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा क्या था वो आपका महा मंत्र फॉर द स्क्रीनिंग which made you go into screening and got screened in every time? और मतलब if you would like to suggest for those who are getting screened out multiple times, तो उन्हें क्या चेंज करना सबसे पहले तो यही कि ज्यादा सोचो मत। सेकेंडली, अगर मतलब अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो सेकेंडली, स्टोरी को बहुत क्रेजी स्टोरी मत बनाओ, उसे टू द पॉइंट रखो। बहुत यूनिक स्टोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाद में जीडी भी करनी है उस टाइम पे, है ना। अगर थर्ड टाइम पे मैं अपना बताऊँ तो मुझे जीडी में पार्टिसिपेट करने की बहुत कम जरूरत पड़ी, क्योंकि जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स थे और वही बोल रहे थे कि इसके पॉइंट्स अच्छे, ये ले लो, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता था वहां पे। और जिन्होंने कॉमन स्टोरी बनाई है, क्योंकि पिक्चर बहुत सिंपल पिक्चर थी, चाहिए? जिन्होंने कॉमन स्टोरी बनाई है कि अगर मैं नरेट करूं, अगर की स्टोरी बताऊं, तो वो एक क्रिकेट फील्ड था। क्रिकेट फील्ड पे या आप मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हो या खेल रहे हो, दोनों में से एक चीज होगी। तो जिन्होंने यही किया है वो तो स्क्रीन इन हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखी है तो वो स्क्रीन आउट हो रहे हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट अ वेरी स्पेशलिस्ट, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये चीज हो रही है। तो आई थिंक अगर इसे मैं सिंपलर वर्ड में बोलूँ तो सभी मतलब सभी जब चेज कर रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चेज कर रहे हैं, तो बॉक्स एम्प्टी रह रहा है। तो अगर आप बॉक्स में भी सोच के काम करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ओके, बेसिकली सिंपल रह के भी आप कितना अच्छे से अराउंड द पिक्चर बना पा रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? यस मैम, पीपीडीटी का मेन मोटिव ये है ना, फर्स्ट तो पिक्चर परसेप्शन है। हम्म। अगर उसी में आप गलती कर रहे हो फिर तो कैसे ही होगा। राइट, अच्छा, ओआईआर कैसा था और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड? कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपने फोकस किया और आपको लगता है कि जनरली कोई भी ज्यादा तो उसे करना चाहिए? ओआईआर को मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। हम्म। ओआईआर के मैंने अपने 3 अटेम्प्ट्स में मुश्किल से 4 मॉक टेस्ट करे होंगे, वो भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन ये जो थर्ड अटेम्प्ट है इसमें तो एम्पल टाइम था हमारे पास, 50-50 क्वेश्चन थे दोनों सेट्स में। एक में 35 मिनट्स मिले और एक में 32 मिनट्स मिले, ओके। और टाइम से पहले ही कंप्लीट हो रहा था। अगर कोई नॉन टेक, जो मेरा पर्सनल फोर्टे है नॉन टेक, तो नॉन टेक में काफी सिंपल आते हैं। अगर आप थोड़े से भी रीजनेबल पर्सन हो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे उन्हें। अटेम्प्टेशन तो पूरी हो ही जाती है कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट है उसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी के सभी तो वो करके आएगा। तो याद। राइट, बेसिकली ये पॉइंट नोट करने के लिए ये कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो यू आर लाइक लूजिंग योर ओन चांस, राइट? तो डिगिंग योर अटेम्प्ट ओन तो ग्रेव। राइट, डेफिनेटली। सो ओके, अब अच्छा, आपने सीडीएस भी 3 बार क्लियर कर लिया यार, रिटर्न्स ही नहीं क्लियर हो रहा है दुनिया से। सो आपने वो रिटर्न्स पे कैसे फोकस किया? जैसे लाइक आई थिंक कि आपकी सिविल की प्रिपरेशन ने हेल्प किया होगा आपको उधर, बट फिर भी पर्टिकुलरली एग्जाम को अगर टारगेट करना हो तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? मैम, सबसे पहले प्रैक्टिस इज द की। तो सबसे पहले अगर मैं किसी को बताता हूँ कि कैसे करो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स देखो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आप बुक्स पढ़ ही जाओगे, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन मतलब बुक्स में से क्या पूछ रहे हैं। अब एक अगर हम पॉलिटी अगर ले फॉर इंस्टांस, वो 850 पेज की बुक है। आप 850 के 850 पेज याद नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि उसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो आप उसे थोड़ा सा देख के आप थोड़ी सी अपने नोट्स बना सकते हो, तो इजीली रिवाइज हो जाती है। मतलब एंड में आते आते ऐसा था कि मैं कुछ आई थिंक 3 दिन में मैं पॉलिटी की बुक पूरी रीड कर सकता था, क्योंकि मेरे फ्लो बन गया था उसे पढ़ पढ़ के। तो बाकी जो बेसिक बुक्स है वहीं तक स्टिक करो, और एक बार अगर आपने प्लान बना लिया तो उसे वेवर मत करो।
पहले एनसीईआरटीज करो, एनसीईआरटीज अच्छे से हो रही हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स करो तो हो जाता है। जो लास्ट मंथ था उस पे मैं थोड़ा ये करता था कि ज्यादा से ज्यादा जो मॉक पेपर्स हैं वो सॉल्व किए जाए, कहीं से भी मिल जाए कोई भी पेपर, डजेंट मैटर। और एक चीज जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे एसएसबी क्रैक है या कोई भी और है, तो वो ना एंड में एक सीरीज निकालते हैं अपनी 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो उसमें से 4-5 क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाते हैं, मतलब दिस इज पर से जीके। और जहां तक इंग्लिश है तो इंग्लिश है कि मैं रीडिंग वगैरह करता था थोड़ा सा, बुक्स वगैरह रीड करने का है तो वोकेबलरी अच्छी हो जाती थी, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सेंस बनने लग जाती कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होगी। रूल्स वगैरह अगर मैं अभी भी बैठा हूँ तो मुझे कोई रूल नहीं पता, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पता है, पर वो पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि कैसे लिखना चाहिए, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, तो उससे सॉल्वेबल होता था। ओके, सो अच्छा, आपने बोला एनसीईआरटीज यू वर रीडिंग, तो व्हिच क्लास एनसीईआरटीज यू थिंक वन शुड टारगेट? अ, ऐसा है कि जो स्टार्टिंग से है, जो 6, 7, 8 क्लास के हैं वो बहुत बेसिक हैं, लेकिन जो बेस है वो तो उन्हीं से पढ़े, उसी से पता चलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट +1 +2 की उठाओगे तो वहां पे अगर फॉर इंस्टांस मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लूँ तो सभी बोलते हैं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पर 11th क्लास की एनसीटी मतलब कोई भी बच्चा है वो पढ़ के देख ले, समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है वहां पे, क्योंकि वो इतना डीपर में नहीं बता रखा कि पूरी प्रोसेस कैसे चलती है। तो अगर आपको पढ़ना है तो उसके साथ आपको वीडियोस भी अटैच करनी पड़ेगी। तो और जो 6, 7, 8 की है उससे तो मुश्किल में, मतलब अगर ये 3 क्लासेस लूँ तो 3 घंटे में ये बुक्स रीड हो सकती हैं। तो एक बार तो ये रीड होनी चाहिए, उसके बाद अगर जो मेन फोकस है वो हाई स्टैंडर्ड्स की तरफ होना चाहिए। Okay, right. Okay, what a time duration you think it will require for somebody to start for CDS preparation and to crack it? जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें तो आई थिंक मतलब 6 to 7 मंथ्स चाहिए, क्योंकि सब रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप एग्जाम क्लियर कर जाते हो, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, आपको सब कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बाद आई थिंक 2 मंथ्स आर सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। Okay, so now I'll talk about your SSB attempt. Okay, तो अभी तक आपको पता है कि स्क्रीनिंग तो अच्छा जा रहा है, बट स्टेज 2 में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। सो ऑल द 3 टास्क आर देयर लाइक योर साइट, जीटी एंड इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है कि कौन से पार्ट में गड़बड़ चल रही थी, या फिर विच पार्ट यू वर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट एट, फिर उसको कैसे इम्प्रूव किया? अगर पहले 2 बारियों की बात करूं तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है कि इट इज सच कि आप उसे एनालाइज नहीं कर सकते हो खुद से कि वहां पे शायद से गलती हुई होगी। तो उसे मैं एक अपना वीक पॉइंट लेके चलता हूँ शुरू से कि शायद वहां पे कोई दिक्कत हुई है। सेकेंडली, अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू से मैं बात करते करते, जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा वो था, ईगोइस्टिक था, ह्यूमिलिटी कम थी, तो मैं थोड़ा इंटरव्यू से बात करते करते थोड़ा सा डिबेटिंग मोड में आ जाता था कि नहीं जी मैं ही ठीक हूँ, कैसे गलत कर रहे हो आप। तो फिर शायद वो भी एक मेरे ही बैड पॉइंट था। और जीटी वाज गुड, जीटी हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग पॉइंट, सो इट वाज गुड। राइट, वो मुझे याद है, शायद मैंने भी दी थी आपको फीडबैक, है ना, यस कि मैम। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है हाँ जी। गुरसेवर। मुझे राइट, तो याद है वो उस इंटरव्यू में मैंने ये हम्म, भी बोल दिया था कि मैम मुझे पता है आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो ये। हाँ, तो मतलब इतना ज्यादा उल्टा हाँ चल जी। रहा था सब कुछ, तो नाउ लाइक यू वर कीपिंग दिस इन माइंड कि हाँ ठीक है, हम्बल रहना है, कि हाँ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज सीनियर, तो वो रिस्पेक्ट एटलीस्ट वी शुड मेंटेन, राइट? इस बार माइंड में ही कुछ नहीं ना रखा, इस बार सिर्फ ओके। जवाब दिए कि ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो बस बातें हो रही हैं तो वो चलती रहनी चाहिए बस। ओके, सो ओवरऑल इंटरव्यू में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि somebody शुड प्रिपेयर, मतलब बिना प्रिपरेशन के ऑन द स्पॉट जाओगे तो इट विल लोअर डाउन योर ओन कॉन्फिडेंस, तो वो कौन से एरियाज अ, देखो सबसे पहले तो अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सनल क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे, अगर आपको है? अपने बारे में नहीं पता, दुनिया के बारे में लाख चीजें पता है, वो फायदा नहीं है, पर पहले अपने बारे में पता करो। उसके बाद आती है अपनी फैमिली, और फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये 3 है, ये तो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि चलो मेरा तो नहीं पर्सनली, बट मेरे जो को कैंडिडेट्स थे उनके मतलब सेकंड फैमिली तक भी पहुंच गए, जो फार अवे फैमिली है वहां तक भी पहुंच गए हैं, अगर आप उनका नाम देते हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम जोकिंगली जोक करते हैं हम लोग सभी के, कुछ नहीं पता कल ये ना पूछ ले कि इसकी कुंडली में किसकी महादशा चल रही है, तो हाँ वो भी पता होनी चाहिए। अ, राइट। उसके बाद करंट अफेयर्स, हाँ मतलब करंट अफेयर्स ऐसे है कि अगर नहीं भी पता होंगे चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेटर शोकेस करना चाहते हो, आप ऐसे बनिए कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए आप उस पर एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो बोल सके ना, कि आप अगर 10 जनों में बैठे हो
तो वहां पे कुछ बात कर सको उस पे। हम्म। तो हाँ, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर्स तो होने चाहिए, आई थिंक। ओके, सो बेसिकली ओपिनियंस रिगार्डिंग द करंट टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ऑल्सो, अच्छा, आपने बोला कि फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, अपने खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो जनरली पीपल डोंट नो हाउ टू गेट टू नो अबाउट देमसेल्व्स ओनली। उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, तो वो कैसे कर सकते हैं बेटर? लाइक कोई अगर आप कुछ सजेस्ट कर सको फॉर द न्यू कमर्स, लाइक फर्स्ट टाइमर्स जो है। अगर सबसे पहले मैं बोलूँ तो एक मेडिटेशन के तरफ ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन है उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्शन चलती है। अगर मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, पर 15 दिन के बाद तो ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कब आपका टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, उस स्टेज में आ जाते हो। और उस टाइम पे बंदा यही सोचता है कि मतलब मेरे में क्या है, ऐसा क्या नहीं है, थोड़ा सा मेंटल चल रहा होता है, क्योंकि आपका मेन फोकस वहीं पे होता है। और सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट कि टॉक करो, किसी से भी मिलते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से। हम इधर उधर की बातें करते हैं, पर कभी अपने किसी से कोई अपने फ्रेंड से नहीं पूछता है तुझे क्या लगता है कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। बहुत कम होंगे जो पूछते हैं। तो हाँ, उनसे बात करो। जरूरी नहीं सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही, एज अ मतलब अपने लाइफ में भी अगर आप बेटर इंसान बनना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा कैसा सोच रहा है आपको। तो हाँ, ये दो चीज अगर करोगे तो आप जान सकते हो अपने आप को। ओके, और आपका कैसा रूटीन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, और क्या इस टाइम पे आपने चेंजेस किए थे रूटीन में? रूटीन मोर और लेस तो मतलब चेंज होती रहती थी, हर अटेम्प्ट में कुछ डिफरेंट चल रहा था लाइफ में, तो वो हो रही थी। पर अगर मैं अपनी थर्ड अटेम्प्ट की बात करूँ तो आई यूज टू वेक अप बाय 4:30। फिर 5 to 7 मेरा जिम और कार्डियो का सेशन होता था। उसके बाद मैं आके फ्रेशन अप होता था, ब्रेकफास्ट करता था। सो उसके बाद 1.5 से 2 घंटे मैं पढ़ता था। फिर 10 बजे मैं लॉग इन कर लेता था, क्योंकि जॉब स्टार्ट हो गई थी। मेल्स वगैरह चेक करते थे, ये वो। फिर 10:30 हमारी फर्स्ट मीटिंग होती थी। फिर उसके बाद काम होता था, और 1 बजे के करीब, 1 से 2 हमारी लंच ब्रेक होती थी। उसके बाद 5 बजे एक मीटिंग होती थी, और 7 बजे हम लॉग लॉग आउट कर जाते थे अगर कुछ काम नहीं है तो। उसके बाद फैमिली के साथ बैठता था, डिनर वगैरह करते थे, बातें करते थे, तो यही खत्म हो जाता था फिर। ओके, बेसिकली वर्क, अपनी स्टडीज और अपने फिजिकल फिटनेस, सबको आपने एक तरह से बैलेंस कर लिया था एक रूटीन में, राइट? हाँ, वो ओके, खुद हो। ही हो गया। अच्छा, हॉबीज क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए? और आपकी कौन से हॉबीज है जिसने आपको हेल्प किया? क्योंकि पूछते तो है ही हर जगह पे, व्हाट आर योर हॉबीज, पीआईक्यू में भी लिखवा रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं उनसे कि कैसे करो, क्या करो, तो आपने उन पे कैसे फोकस किया? जो ये हमारा मतलब जो प्रेपरेशन फेस है, ये बड़ा बोरिंग सा फेस हो जाता है कि सारा दिन बुक्स में बैठे हैं, कुछ करने के लिए नहीं है। तो हॉबीज है वो थोड़ा सा मतलब लाइट कर देती है इंसान को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव बीन अ वेरी स्पोर्टी काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे लिए तो ये जो सुबह का सेशन होता है जिम और कार्डियो का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह, वीकेंड्स पे हम स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, तो वो है एक चीज। उसके बाद कभी कभार मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत नॉवेल्स पढ़ता हूँ। तो हाँ, उससे उससे क्या होता है कि उससे इमेजिनेशन पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है। कि अगर आपको कोई पिक्चर सामने दिखा देगा तो आप सिर्फ देख रहे हो उसे, है ना। लेकिन अगर बुक में कोई हम्म। पिक्चर मतलब वर्ड से पेंट कर रहा है ना वो, तो आप साथ साथ में इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है। तो उससे हाँ, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो हाँ, दीज आर सम ऑफ माई हॉबीज। ओके, जैसे आपने नॉवेल्स मेंशन किया, मेनी पीपल थिंक दैट दे कैन नॉट रीड, है ना, रीडिंग हैबिट वो इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पा रहे बहुत कोशिश करने के बाद भी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यू शुड स्टार्ट विद ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स, आप फिक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैंने सबसे पहले हैरी पॉटर पढ़ी थी। हम्म। तो और ये नहीं है कि अगर आप मतलब बुक स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही बार में खत्म करनी है वो, है ना। तो एक टारगेट बना लो कि मतलब डजेंट मैटर हाउ स्मॉल इट इज, बट लाइक कि अगर 5 पेज पढ़ने हैं तो रोज के 5 पेज पढ़ूंगा पढ़ूंगा। कि और इससे आदत बन जाएगी, इससे मतलब कुछ दिन निकल जाता है, फिर हैबिट बन जाती है। और फिर होता ही, और एक बार अगर फिक्शंस का तो ऐसा है कि अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो स्टोरी लाइन चलती है कि हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो आई थिंक फिक्शन से आदत बनाओ। और सेल्फ हेल्प बुक्स तो इतनी मैं रीड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सेम ही बात कहती है, हर सेल्फ हेल्प बुक सेम ही बात कह रही है। तो इतना पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो फिक्शंस हो गई, या फिर कुछ और है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, तो वो आई थिंक मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, एनी बुक यू वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर द व्यूअर्स टू रीड? अ, अगर लीडरशिप के फेज से मैं बात करूं तो उनकी द विंग्स ऑफ फायर।
वो तो पढ़नी चाहिए। मतलब बीइंग अ नॉन टेकी मुझे आधी बुक वो समझ नहीं आई, क्योंकि उसमें बहुत समझाया उन्होंने, सैटेलाइट्स कैसे वर्क करती हैं ये वो तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जो उन्होंने लीडरशिप के कंसेप्ट बताए हैं उसमें, तो वो अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा। Even the audio book of same is available, right? यस मैम। Hmm. पर Okay. ऑडियो बुक तो वो है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ऑडियो बुक सुनो, Hmm. जो जो बुक से आपको बेनिफिट होगा वो बुक से ही होगा। ओके, सो बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगर रीडिंग स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प, है ना? हाँ जी। राइट, ओके। नाउ आई टॉक अबाउट योर जीटी। तो फिर पता है 9 टास्क है, जिसमें सब कुछ चल रहा है ना, उधर ग्रुप टास्क भी हो रहे हैं, इंडिविजुअल भी हो रहे हैं, इंडोर भी हो रहा है, आउटडोर भी हो रहा है। तो आपका फेवरेट टास्क कौन सा है, और सो विच टास्क यू परफॉर्म द बेस्ट इन? और फिर कमांड टास्क में तो सबको ही लगता है यार कि ठीक है, हमें ग्रिल कर रहे हैं या फिर हमारे साथ ऐसा हो गया, तो हाउ वाज योर कमांड टास्क कौन सा मैम इन द फाइनल अटेम्प्ट। है? या ओके, तो पहला क्वेश्चन की सबसे अच्छा टास्क, तो जीटी के टास्क सभी मजेदार होते हैं, कुछ भी कर लो अच्छे ही होते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप ऑब्स्टेकल हो गया या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो गया, इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं तो मजा आता है। और जो कमांड टास्क था, तो कमांड टास्क में जो मेरी पहली दो ट्राइज थी, जितना वो आई थिंक टोटल मेरा 2 से 3 मिनट में दोनों ट्राइज में कमांड टास्क खत्म हो गए थे। लेकिन थर्ड ट्राई में तो ऐसा हो गया था कि पसीने छूटने वाले हो गए थे। पर वहां पे पॉजिटिव क्या था कि एंड तक स्माइल थी फेस पे। उस पे भी डांट पड़ गई थी कि ये हंसने की बात है, हंस क्यों रहे हो। लेकिन हाँ, वो था कि बहुत ग्रिल किया था उन्होंने पहले। वो था मतलब जैसे पीजीटी में होता है तो वही सेम ही था ओके। कि हाँ जी, 3 कोर्स थे मेरे पास। तो मैंने फर्स्ट कोर्स से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने पहले बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, कुछ और दिखाओ। फिर घूम फिर के फिर दोबारा से कुछ सोचा, तो दोबारा वो मेरा पूरा प्लान्ड आउट था कि हाँ ये कोर्स ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर मेरा कोर्स ही चेंज कर दिया, कहते ये मुझे पसंद ही नहीं आया, यहाँ से करो। तो वहां से सोचने के लिए पहले 2 मिनट लग रहे हैं। फिर और जो जीटीओ सर थे तो उन्होंने फर्स्ट मूवमेंट से बोलना स्टार्ट कर दिया था कुछ ना कुछ। तो मतलब एक फनी स्टोरी है, उन्होंने मुझे कहा कमांडर वेयर डज द सनराइज, सो आई सेड इन द ईस्ट सर। तो ही सेड आई थिंक इन योर केस इट राइजेस इन द वेस्ट। एंड में उन्होंने मुझे बुलवा के भेजा है कि कमांडर से द सन राइजेस इन द वेस्ट। उससे पहले जाने भी नहीं दे रहे थे मुझे। हाँ मजा आया था, लेकिन हाँ ग्रिल किया था उन्होंने बहुत ज्यादा। ओके, बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू पुट यू अंडर स्ट्रेस, फिर वही देख रहे कि whether you will be able to perform or not. यस मैम। ओके। अच्छा, वैसे आई पर्सनली नो दैट यू आर गुड विद द ग्राउंड टास्क, है ना? आपका पीजीटी एचजीटी यू आर गुड विद दैट, आपको आइडियाज तो सही आते हैं। तो फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ग्रिल करे, तो क्यों हो रहा है ऐसा? मैम एक वो थी, एक बुक में पढ़ा था मैंने अभी रिसेंटली, बुक में नहीं पॉडकास्ट में सुना था आई थिंक मैंने। तो पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पुट द पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ पावर एंड यू विल गेट टू नो हिज ट्रू नेचर। तो आई थिंक कमांड टास्क बना ही इसलिए, वो वहां पे वो देखते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे जज कर रहा है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे प्रेशर में है, तो कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर हम आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट देखें तो वहां पे तो बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी। तो अगर कमांडर ही वहां पे ब्रेक डाउन हो गया तो कैसे लीड करेगा वो। राइट, ऑल्सो डज एनीबडी कॉल्ड यू फॉर बीइंग द सबऑर्डिनेट? Ma'am, our group was very like in like we can say that cooperative. So it naturally happened that everyone was called twice. It ओके, naturally सो happened. It थिंग wasn't इज दैट planned. अभी मेनी पीपल डोंट नो कि बीइंग अ सबऑर्डिनेट आपको क्या करना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, नहीं लगाना, खुद से कुछ करना है, नहीं करना, तो आप उसके बारे में बताओ तो। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना वहां पे, जब तक कमांडर अगर हिलने के लिए भी नहीं ना बोल रहे तब तक हिलो भी मत वहां पे। सांस ले रहे हो नेचुरली, बस सांस लेते रहो। पर कुछ मत करो जब तक वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे कमांड टास्क में ये सीन कुछ हुआ था कि जो मेरा सबऑर्डिनेट था वो थोड़ा हिला था, और सर ने उसी टाइम बोल दिया था कि इज ही हेल्पिंग यू विद समथिंग। तो इससे अच्छा मत करो आप उसका भी खराब करोगे और खुद भी बैड लाइट में जाते हो। Right. So basically, being a subordinate, also you are judged because you are going into such an hierarchy where you will definitely be subordinate to somebody and senior or commander to others, right? यस। Okay. So all over GT went well. या मैम। जी। Okay. What about conference? कॉन्फ्रेंस, तो मेरा चेस्ट नंबर था 23 आउट ऑफ 24, 24 गॉट स्क्रीन इन। तो हम पिछली रात बात कर रहे थे कि यार बहुत वेट करनी पड़ेगी, एंड में है नंबर्स। तो अगले दिन सुबह जाते हैं तो उन्होंने स्टार्ट ही उल्टा कर दिया। ओहो।
24 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 24 अंदर गया, 24 की कुछ 1-2 मिनट की कॉन्फ्रेंस, वो बाहर। तो उसके बाद मेरी बारी आई, तो मेरा वहां पे भी एक मिनी इंटरव्यू टाइप थिंग हो गई। तो कुछ 15-20 मिनट मेरा वो चला वहां पे। तो उसमें उन्होंने एक सिचुएशन डाली थी और कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे, ये प्रेपरेशन के रिगार्डिंग ही पूछे थे। उन्होंने उसका पूछा था कि कहीं से कोचिंग वगैरह ली है या नहीं। तो ऐसा सच था। और सिचुएशन डाली थी उन्होंने कि आप ऐसे कहीं से जा रहे हो और जंगल में नहीं, पहाड़ी रास्ता है, तो वहां पे आपकी कार खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया बेसिकली। तो आप क्या करोगे? तो ऐसे सर चेंज करूंगा उतर के। तो उसके बाद उन्होंने कहा जो उसके नट्स हैं वो पानी में गिर गए हैं, फिर क्या करोगे? अच्छा सर वेट करूंगा, कोई आ रहा है तो उसकी हेल्प लेके फिर वो कर दूंगा। तो कहते लेकिन आपने 1 घंटा वेट की, कोई नहीं आया। तो आई सेड कि सर मैं देखूंगा। उन्होंने एक्चुअली कहा था कि ऊना जो कि मेरी प्लेस है वहां से धर्मशाला जा रहे हो। तो आई सेड सर मेरी अपनी सिटीज है ये, तो वहां पे कोई ना कोई मुझे जानता ही होगा, तो मैं कॉल करके बुला लूंगा किसी को भी। तो कहते वो माउंटेनियस टेरेन है, वहां पे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, फिर क्या करोगे? और फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है आपका। तो आई सेड सर मैं देखूंगा कि नियर बाय कौन सा टाउन या सिटी है, तो वहां पे जाऊंगा, वहां पे हेल्प ढूंढूंगा मैं। तो कहते आप पहुंच गए, आपने देखा वहां पे पहुंच गए, लेकिन मैकेनिक बोल रहा है कि मैं सुबह जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो सर ओके सर, सो आई विल वेट टिल मॉर्निंग एंड फाइंड अ प्लेस टू स्लीप इन। तो कहते आपको जगह मिल गई, लेकिन आपने देखा कि आपका वॉलेट कार में रह गया। तो आई सेड सर मेरे पास मोबाइल फोन होगा, मैं उन्हें बोल दूंगा कि थोड़ा सा रिचार्ज कर दो, और फिर यूपीआई से पे कर दूंगा मैं उन्हें। तो फिर हाँ, उसके बाद जनरल क्वेश्चन जो वही कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, वो करके फिर उन्होंने छोड़ दिया था। Basically, he wanted to see whether you will give up or not, right? यस मैम। थोड़ा सा सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इफ दे हैव सम डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वालिटी सो दे कैन ग्रिल यू ओवर दैट जस्ट टू यस मैम। चेक कि वेदर दे आर हैविंग दैट डाउट और यू एक्चुअली डोंट हैव इट, हम्म। है ना? तो ऑल ओवर इट वेंट वेल। ओके, फिर मेडिकल्स है, मेडिकल्स इज लाइक समबडी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, है ना? हमें पता ही नहीं है कब हम, स्पेशली फॉर एसएसबीज, क्योंकि हाँ जी। नेक्स्ट डे से योर मेडिकल विल स्टार्ट, नथिंग इज इन योर हैंड। तो आप क्या सजेस्ट करोगे फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर एसएसबी कि मेडिकल्स के लिए वो कैसे प्रिपेयर होके जा सकते मैम जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है कि मेडिकल में क्या क्या होता है ना। तो हैं? जो बेसिक है जैसे ईएनटी है, आई है, ये सब तो आप थोड़ा एक बार से पहले से टेस्ट करवा लो कि अगर कोई ज्यादा ग्रीव इंजरी है या कुछ है, तो आप पहले से उस पर कुछ वर्क कर सकते हो। अगर नहीं है तो भी वहां पे सफिशिएंट टाइम तो होता ही है कि अगर जल्दी से हो सकती है तो वो हो ही जाएगी। तो ऐसा ऐसा कुछ कर नहीं सकते। मेरा क्या था, पर्सनली क्या था कि मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अपने सारे टेस्ट करा रखे थे। मेरा ब्लड टेस्ट तो हो ही जाता है क्योंकि मैं रेगुलर डोनर हूँ, ब्लड डोनर हूँ। तो वो हो ही जाता है, ब्लड टेस्ट तो हर बार ही हो जाता है मेरा, हर 3 महीने में हो जाता है। उसके अलावा एक्सरेज वगैरह, किसी ने मुझे बोल दिया था कि स्कॉलियोसिस है तुझे, फिर मैंने वो चेक करवाया था कहीं कहीं जाके, लेकिन वो भी नहीं निकला, और फॉर्चुनेटली मेडिकल में भी नहीं आया। तो आई का भी हो जाता है, जैसे ग्लासेस हैं तो चेक करवाता रहता हूँ, तो हो गया था। उसके बाद डेंटल में तो टाइम ही नहीं लगता, डेंटल में गिन के 8 सेकंड लगते हैं पर पर्सन। तो डेंटल की टीआर भी मैंने कम ही सुनी है, टीआर कभी देखी नहीं मैंने डेंटल की। नोज की ज्यादा होती है, या कैरिंग एंगल जिसे हम बोलते हैं, उसकी ज्यादा टीआर आई हैं। और स्वेटी पाम्स का ये है कि वहां पे नर्वस मत हो जाना, और नर्वस अगर हो गए तो एक मतलब हमारे साथ लड़का था, उसकी हार्ट बीट बहुत शूट कर गई थी एकदम से। तो पर ये है कि डॉक्टर्स भी काफी कोऑपरेटिव होते हैं। उन्होंने पहले मशीन से चेक किया था, वो शूट अप आई थी, तो उन्होंने फिर खुद से चेक किया था, तो वो क्लियर कर दिया था उससे। ओके, सो बेसिकली जितना रिलैक्स आप रहोगे मेडिकल के टाइम पे भी उतना बेटर आपके रीडिंग्स के लिए, है ना? बट आपको पता है कि एसएसबी इतने दिन की नहीं होती जितने दिन का मेडिकल चलता है। हाँ सो जी। हाउ यू यूज टू स्पेंड दैट टाइम इन योर लाइक रूम्स और वट एवर वेयर यू स्टेड? सुबह तो हमें ले जाते थे, 7:30 एमएच ले जाते थे, और 2 बजे तक तो एमएच रहते थे हम। तो 2:30-3 बजे तक वापस आते थे, लंच वगैरह करके फ्री होना 3-3:30 बज जाते थे। उसके बाद जिस दिन तो आई होती है, तो उस दिन आई डायलेटेड होती है, तो उस टाइम तो सो ही हम्म। जाते हैं, वो तो बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, कि पहले तो क्या हुआ था कि जब हम थे तो वहां पे सब हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी, और जो वॉलीबॉल वगैरह जो भी था वो लड़कियों के वहां पे था, अकोमोडेशंस में था। तो पहले तो ढूंढते थे कि बॉल कहाँ है, फिर उसके बाद जब तक लाइट है तो वॉलीबॉल खेलते थे। वरना इलाहाबाद की जो फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ पे कैफेटेरिया है बहुत सुंदर, तो वहाँ पे बैठ जाते थे सब लोग, कुछ खाना पीना था, या फिर अलग अलग जगह से आए हैं तो अपनी अपनी बातें करते थे कि ऐसे है वहाँ पे, ऐसे है। अभी प्लान भी है, कोई आ रहा है शायद, आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स आएंगे विजिट करने,
तो हाँ, ये सब होता था। ओके, सो जैसा आपने बोला अभी इलाहाबाद से आप रेकमेंड हुए, तो मेनी पीपल थिंक्स दैट इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन बोर्ड, और बहुत ज्यादा मिथ्स है रिगार्डिंग इलाहाबाद बोर्ड स्पेशली ना। और अगर आपकी तरफ से क्या सजेशन है, इफ समबडी इज गोइंग फॉर टू द इलाहाबाद बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे? उन- उन्हें तो यही बोलूंगा कि देखो, इलाहाबाद से भी सिलेक्शंस तो हो ही रही हैं। मतलब इससे इसके अलावा कह रहे थे कि भोपाल से अच्छी सिलेक्शन होती है, तो मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था वहां से। कपूरथला बोर्ड भी गया था, वहां से भी कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। पर और अगर इस बार का भी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा सिलेक्शंस ही इलाहाबाद से हुई हैं। इलाहाबाद ने अकेले 36 सिलेक्शंस दिए हैं, और भोपाल से 14 हुई है, बेंगलोर से 14 हुई है, और कपूरथला से 6 हुई है। हाँ, बैचेस का फर्क होता है, लेकिन फिर भी आई थिंक बहुत है। एक सिंगल बैच ने 10 रिकमेंडेशन दी हैं। तो ये दिस इज लॉट। अगर आप में कैलिबर है तो कर ही देंगे, कहीं से भी कर देंगे वो तो। Also, places you visited around SSB board there, or anything, a question regarding this, regarding the places you visited in Allahabad was there in your interview? Allahabad. No, ma'am, because it wasn't allowed to go outside. So there was no question regarding that. But if I say after the medical procedure, so our train was in late at night. So yeah, Mm-hmm. we went out to eat something, and so we wanted to go to Sangam, but we got quite late to reach there. So we have to come back as it is only. ओके, सो अभी जैसे हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे ना, कि आपने बोला कि करंट अफेयर्स ना भी करोगे तो भी सम वे इट विल वर्क, बट इट्स इंपॉर्टेंट अगर करके जा रहे हो तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो इन, नॉट इन इंटरव्यू, इट विल बी हेल्पफुल इन लेक्चरेट, जीडी एंड अदर काइंड ऑफ टास्क एज वेल। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर्ड फॉर द करंट अफेयर्स, Uh, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि पता ही नहीं है ना, हेडलाइन सबको ही पढ़ रहा है और दो क्वेश्चन पूछ के कोई सी पास आंसर नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं, तो फिर उस पे कैसा? जो मैं फॉलो करता था, तो मैं एक न्यूज़पेपर और किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो सिविल्स की इंस्टीट्यूट है, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगजीन उठा लो। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट टू कवर दिस अप। उसके अलावा जब आप बात करते रहते हो, तो एक दूसरे से बात करते काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एसएसबी क्रैक में ही एक स्टूडेंट है साथ में, नीरव। तो अपने इससे 2-3 महीने पहले मैं बहुत बिजी था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं जरा भी ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन क्या है कि करंट अफेयर्स बहुत स्लो चलते हैं, कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की पर से बात करें, तो वो हम्म। धीरे धीरे चलेंगे। अभी अगर कुछ फेब में हो रहा है, तो वो जुलाई तक चल ही रहा है। तो मेरा ये था कि मेरा करंट अफेयर्स इतने अच्छे थे कि अगर कोई मुझे हेडिंग्स बता देता था, तो मुझे स्टोरी बन जाती थी वो खुद ब खुद। और मेरा क्या है, मेरा जो फोर्टे है, मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वैसा है और मुझे पढ़ने में भी मजा आता है। तो मेरा इंटरव्यू, अगर 1 घंटे का इंटरव्यू गया है, तो मैंने आधा घंटा वो इकोनॉमी के अराउंड घुमा दिया, क्योंकि अगर कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो उसका एक इकोनॉमिक एंगल तो होगा ही होगा ना। तो अगर आपकी एक चीज है, तो उस पे कोई स्ट्रेंथ है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई उसमें आपको बीट ना कर पाए। और वीकनेस आप कम से कम इतने मैच्योर हो जाओ कि अगर कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे, तो थोड़ा बहुत से टैकल कर पाओ। राइट, ओके, सो अभी जैसे आपने नीरव का नाम लिया तो मुझे याद आया, यू आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द इवनिंग सेशंस, राइट? सो यस। earlier तो you were very much regular, even you used to conduct the sessions for the other students as well. So how does those evening sessions help in your preparation, या फिर जो आप इतना ओपन अप भी हुए, ग्रुप बना आप लोगों का, तो आपको क्या लगता है कि इवनिंग सेशंस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम? इवनिंग सेशंस पहले ना नीरव करवाता था। नीरव मतलब अकेला था, तो उस पर थोड़ा प्रेशर भी था कि हाँ वो करवा रहा है। पर जब मैं एक बार से वो देख लिया कि कैसे करवा रहे हैं कैसे नहीं, तो थोड़े बहुत चेंजेस, उसे थोड़ा सटल चेंजेस की कैसे बेटर किया जा सकता है, वो चीज़ हो गई। और एक बंदा ना, मतलब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, पर जब दूसरे को देखता है ना कि हाँ यार ये ऐसा कर रहा है, मैं बाहर से देख रहा हूँ इसे, तो इसकी गलती लग रही है मुझे, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही मुझे देखने में, तो वो थोड़ा माइंड में रह जाता है कि हाँ ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस चीज को थोड़ा अवॉइड करूँ। तो हाँ, ऐसे थोड़ी हेल्प हुई थी। बाकी जो कई और थे जो मुझसे भी ज्यादा बार आई थिंक जा चुके हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो वो भी फीडबैक देते थे, तो उसे मैं ध्यान में रखता था हमेशा से। तो हाँ जी, उसे थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई किया। राइट, okay, so okay, final tips and tricks for the upcoming candidates who are going for their fresher attempt or being the repeater ones as well, क्योंकि आपने तो दोनों एक्सपीरियंस करा है, हाँ। तो क्या आपके फाइनल सजेशंस हैं फॉर और लाइक ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी?
सबसे पहले अगर पॉइंट 1, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। बहुत थिन लाइन है तो उसे ब्रेक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो। और सेकेंडली, बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैंने शादी में जाना है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। तो प्रायोरिटी सेट कर लो, तो उसके हिसाब से अगर करोगे तब हो जाएगा। आई थिंक दैट इज इट। बाकी अगर एसएसबी सेंटर में जाओगे तो थर्ड अटेम्प्ट में हमारा ये था कि जो हमारा ग्रुप था, जीटी का ग्रुप था, वो हमारे जीटीओ सर ने भी बोला, कहते मतलब इतना कॉर्डियली सब कुछ हो गया, इतना कोऑपरेटिव वे से, ऐसा रिपीटर्स का बैच आज तक मैंने देखा नहीं। उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब अगर उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो खुद वो बहुत स्मूथली जाएगा। तो हाँ, ये चीज कर सकते हो। So basically, group also plays a vital role in the recommendation, right? यस मैम। Yeah. Okay, finally, how many total candidates go reported there and how many got in and recommended in your attempt? 82 reported there. Two of them got document out, and for the first time, I saw that they were given different dates. So they were called on the in the last batch, and so 80 were remaining. Out of 80, 24 got screened in, and 6 of us got recommended. Right. Okay. So finally, how would you like to tell us that SSB crack exams helped you in overall, and what are your suggestions for the SSB crack as well? सजेशन ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे हेल्प जो की थी वो ये था कि कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो टीचर्स बताते हैं, वो आपको अपने सेल्फ एनालिसिस में हेल्प करती है। तो या उससे काफी कुछ पता चला था कि अपने बारे में क्या चीजें हैं। वो आपके जो OLQs है उसे अच्छे से पोर्ट्रे करने में हेल्प करेगा। So basically, keeping in mind the things, है ना, कि होने क्या वाला है और कैसे आपने execute करना है. Okay, Gursimar, it was nice conversing with you, and we got to know about really very good things from you. So thank you so much. And थैंक finally, यू। merit list तो आने ही वाली है, so be ready and यस ready मैम। to go and join the academy. So all the very best. थैंक बाकी यू। कुछ भी तो we are here for you only every time, यस। right? Yeah, यस। take care. Okay. थैंक यू मैम। सो आई होप गुरसिमर के इस एक्सपीरियंस से आपको एसएसबी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स, आई होप यू गोट टू नो वेरी गुड इनसाइट अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू. And if you are preparing for the SSB interview, you can also log into our website where you can find the detailed content regarding your SSB. And please don't forget to share this video with all of your friends who are going to appear for the SSB, either in their fresher or in the repeater attempt. And if you have any doubt, again, you can put it in the comments below and we'll try to refer them and solve it in the upcoming session. So all the very best. Have a great day. Get recommended very soon and become the officer. All the very best, guys. Have a great day. Bye bye. Jai Hind. SSB क्रैक एग्जाम्स की CDS का कोर्स लाइव हो चुका है, तो अगर आप CDS एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को चेक करना ना भूलें। और SSB क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।